नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं यूपीएससी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मूल विधि के अंतर्गत महिलाओं, बच्चों एवं अनुसूचित जाति हेतु विधिक जो प्रावधान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें वो प्रश्न भी शामिल हो जो विगत परीक्षाओं में यूपीएससी के पूछे जा चुके हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। लेकिन शुरुआत में हम लोग तथ्यात्मक जानकारी देखेंगे, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको सलाह देता हूं कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप जो भी किताब खरीदे हैं उसको बस विषय निष्ठ रूप में यानी कि तथ्यात्मक जानकारी को पहले पढ़ लें, तब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो पढ़ा है वो आपने कितना अपने दिमाग में बैठा लिया है यानी रट लिया है, और वही मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन ही आपको परीक्षा में काम आते हैं और ये आप पता लगा पाएंगे कि आपने अपनी तैयारी कैसी की है। तो ये टाइम बम सीरीज है यानी कि परीक्षा से ठीक पहले ये फूटने वाला टाइम बम है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि डायरेक्ट आपकी परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए, पहले कुछ तथ्यात्मक जानकारी देख लेते हैं, तब उसके बाद जाकर हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 इसका नाम है। 61 याद रखिएगा, मैं आपको ट्रिक नहीं ज्यादा बता रहा हूं, आप रटिए। रटने का तरीका होगा, सबसे पहले 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, रटिए। उसके बाद उसको अपने किसी भी रफ पे आप उसे लिख लिख कर रटिए। फिर एक दिन बाद फिर से एक बार जल्दी से देख लीजिए 10 मिनट के अंतर्गत, और 2 दिन बाद 5 दिन बाद फिर से जल्दी से 5 मिनट में देख लीजिए। ऐसे आपको याद हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि एक ही बार में पूरा रट ले तो नहीं होगा। एक बार 10 मिनट रटिए, छोड़ दीजिए, एक दिन बाद फिर 10 मिनट उस पर समय दीजिए, फिर रट के छोड़ दीजिए। ऐसे आप 2-3 बार बस कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सिर्फ परीक्षा से एक दिन पहले फिर एक बार देखकर परीक्षा चले जाइएगा देने। तो राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति कब मिली थी? तो 20 मई 1961 को, और ये लागू कब हो गया था? तो 1 जुलाई 1961 को। अब देखिए, घरेलू हिंसा में से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। 5 इसको 5 कहा जाता है। 5 का मतलब आप समझ सकते हैं, वाइफ। 5 का मतलब वाइफ। तो घरेलू हिंसा यानी कि घरेलू महिलाएं यानी कि हाउस वाइफ। तो 5 से आप रख लीजिएगा, घरेलू महिलाओं से, हाउस वाइफ से, वाइफ से हिंसा। तो आपको याद भी रहेगा अधिनियम। तो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कब हुआ था? तो 13 सितंबर 2005 को, और लागू कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 2006 को। अगला प्रश्न है, स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 यानी स्त्रियों को अशिष्ट रूप से रूपित किया जाएगा किताब में, पुस्तक में, प्रचार में, किसी भी चीज में। तो ये छी कहने योग्य है, यानी छी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। 1986 इसका नाम है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ था 23 दिसंबर 1986 को, लेकिन लागू हुआ था 2 अक्टूबर गांधी जयंती 1987 को। तो याद करना आपका काम है, बताना, लिखाना, ध्यान केंद्रित कराना मेरा काम है, लेकिन रटना तो आप ही को पड़ेगा। असली मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। और दरोगा बनना है, रिवॉल्वर खोसना है, तो आपको इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 याद करिए, 1956 राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ और उसी दिन उसे लागू कर दिया गया। यानी दोनों डेट एक है, 2 डेट आपको नहीं याद करना पड़ेगा। 30 दिसंबर 1956 यानी कि साल का अंतिम दिन से ठीक एक पहले वाला दिन 1956 में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत और लागू कर दिया गया। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 1912। तो देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों, तो बालक जब थोड़े से बड़े होते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल पर, कुछ लोग मुड़न कराते हैं, यानी कि उनके बालों को जो है, जो बड़े बड़े बाल, लड़का हो या लड़की दोनों के बड़े बड़े बाल जो हो जाते हैं, उनको गंगा में या किसी नदी में प्रवाहित किया जाता है, मुड़न कराया जाता है, बाल कटवाए जाते हैं। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 12 में है। 12 मतलब बाल कटाया जाता है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ था 19 जून 2012 को, लेकिन लागू हुआ था 14 नवंबर 2013 को। बाल विवाह प्रतिषेध, देखिए बाल विवाह अलग है और इसमें आपने एक प्रश्न पढ़ा है यहां पर, दहेज प्रतिषेध। दहेज प्रतिषेध कंफ्यूजन करता है कि बाल विवाह वाला, क्योंकि बाल विवाह उसमें भी शब्द है और दहेज में भी विवाह होता है, तो कंफ्यूज कर देता है।
तो इसको जब तक आप 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में है, लेकिन बाल विवाह पूछेगा तो ये देखिए बाल विवाह अलग है, थोड़ा थोड़ा सा अलग है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ही में है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और दहेज वाला है 1961 में, और ये है 2006 में। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कब हुआ था? तो 10 जनवरी 2007 को, और लागू हुआ था 1 नवंबर 2007 को। मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बस बताते जाना है। रटना आप ही को है, मेहनत आपका है, क्योंकि दरोगा भी तो आप ही को बनना है, मुझे नहीं बनना है। तो देखिए अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति द्वारा कब लागू सिग्नेचर हुआ? तो 28 दिसंबर 1956 को, और लागू कब हुआ? तो 1 फरवरी 1957 को। किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण। देखिए बालक वाला अलग है, किशोर वाला अलग है, बाल विवाह अलग है, दहेज वाला अलग है। थोड़ा थोड़ा सब कंफ्यूज कर सकता है, जब तक बार बार आप नहीं पढ़ेंगे। बार बार याद रखिएगा, एक बार में ही कोशिश मत करिएगा कि एकदम रट के आगे बढ़ें। थोड़ा सा सरसरी से पढ़ के छोड़ दीजिए, अगले दिन पढ़िए, फिर पढ़ के थोड़ा सा 5 मिनट छोड़ दीजिए। ऐसा आप 2-3 बार करेंगे तो आपको कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यह अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ था 31 दिसंबर, यानी कि जिस दिन देखिए किशोर किशोर होते हैं वो 1 जनवरी को धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन 1 जनवरी कब मनाया जाता है? तो 31 दिसंबर की रात को ही 12 बजे के बाद जब 1 तारीख लग जाता है उसी समय, यानी 31 दिसंबर को ही किशोर क्या करते हैं? 31 दिसंबर को ही 1 जनवरी का लुत्फ उतारते हैं 12 बजे के बाद। तो ये 2015 का मतलब 15, यानी कि पान खाते हैं, यानी 1 जनवरी से एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर को ही पान खा के वो किशोर जो है वो न्यू ईयर मनाते हैं। और लागू कब हुआ था? तो 15 जनवरी। इस समय ज्यादातर मकर संक्रांति होता है, खिचड़ी पड़ता है 2016 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ था 1 सितंबर 1989 को, और लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को। यहां पे लिखना छूट गया है, दब गया इसमें, यहां पे आप लागू हुआ था 1990 में 30/1 यानी 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ था। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 जिसको पास्को कहते हैं, इसी का शार्ट नाम है पास्को। तो इसमें ये 2012 में अधिनियमित हुआ था, तो इसमें संशोधन किया गया। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन किया गया अधिनियम 2019 में, तो ये याद रखिएगा। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिकार विधेयक 2019 कब से प्रभावी हुआ? तो यही 3 तलाक वाला है। 3 तलाक पर जो रोक लगाया गया है 19 सितंबर 2018 से ही लागू मान लिया गया है, जब से कि ये विधेयक संसद में राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था, तभी से। तो अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न यहां से शुरू होते हैं, और इन जितने प्रश्न जो आगे आएंगे इन सभी का पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप चाहे तो इसे प्राप्त कर सकते हैं। दहेज की संपत्ति, स्त्री के दहेज की जो संपत्ति है उसकी बात हो रही है। मृत्यु के बाद यानी स्त्री की जब मृत्यु हो जाए, लड़की की मृत्यु हो जाए, तो विवाह से 7 वर्ष के अंदर हो गई हो, विवाह से 7 वर्ष के अगर अंदर उसकी मृत्यु हो गई हो, तब किसे अंतरित होगी? यानी जो संपत्ति है दहेज है वो किसे मिलेगा? माता पिता को, यदि संतान है तो उसे, या पति को, या किसे? तो देखिए माता पिता को मिलेगा, यदि संतान है तो उसे मिलेगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी, यानी ए और बी को। ये क्या आंसर हो गया? सी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, इसीलिए मैंने तथ्यात्मक रूप से पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये डेट जो है वो बार बार आएंगे, तो एक जगह पर आएगा तो आपको रटने में आसान रहेगा, इसलिए मैंने एक जगह शुरू में ही लिख दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेट है। तो घरेलू हिंसा किसके साथ होता है? मैंने ट्रिक बताया था, वाइफ के साथ, वाइफ। तो ये अधिनियम का नाम है 2005। घरेलू हिंसा शामिल है क्या? आर्थिक दुरुपयोग, यौन दुरुपयोग, ए और बी दोनों शामिल है, और यही नहीं और भी बहुत कुछ शामिल है। आर्थिक दुरुपयोग, यौन दुरुपयोग, शारीरिक दुरुपयोग, शारीरिक के साथ साथ मौखिक दुरुपयोग,
ये यानी कई प्रकार के दुरुपयोग इसमें शामिल है। आंसर हो जाता है सी। दहेज अपराध, दहेज अपराध की धारा 304 ख भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? थाना प्रभारी के द्वारा, निरीक्षक रैंक के थाना प्रभारी द्वारा या पुलिस उपाधीक्षक स्तर। तो यही हमारा आंसर है, यानी दहेज वाला जो अपराध है किसके द्वारा? तो पुलिस उपाधीक्षक यानी सीओ के द्वारा, पुलिस उपाधीक्षक के स्तर के अधिकारी के द्वारा। हमारा आंसर हो जाता है सी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब अधिनियमित हुआ? नाम है इसका 2005, जब से संसद में पेश होने लगता है उसी समय का ये डेट होता है, लेकिन उसके बाद लोकसभा में अलग समय पर पारित होता है, राज्यसभा में अलग समय पर पारित होता है, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है और उस विधेयक में जो डेट लिखा रहता है कि इस डेट से लागू होगा, उस डेट से वो लागू होता है। तो ये 2005 कब अधिनियमित हुआ? तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, 13 सितंबर 2005 को। दहेज लेना देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो अभी शुरू में ही मैंने लिखा दिया था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। 61 याद रखिएगा। दहेज वाला, अगर दहेज आप लेंगे दरोगा बनने के बाद तो 1961 लग जाएगा आप पे, 1961 का अधिनियम लगेगा, 61 लगेगा। दहेज में क्या शामिल नहीं है? दहेज में क्या शामिल नहीं है? तो विवाह के समय पक्षकारों को कुछ देने के लिए करार तो शामिल ही है। विवाह के बाद लड़की के घर वालों से सामान मांगना है तो सीधे शामिल है। विवाह के पूर्व आपस में लेने और देने की संविदा यानी समझौता, ये भी शामिल है। मेहर, तो मेहर ही शामिल नहीं है, और ये मुस्लिम कानून के अनुसार, कानून के हिसाब से या शरीयत के हिसाब से ये मेहर, ये धर्म का हिस्सा मानकर इसे कानून से अलग रख दिया गया, जबकि ये भी एक तरह का दहेज ही है, लेकिन ये मुस्लिम कानून शरीयत के अनुसार हिसाब से इसलिए इसे कानून में शामिल नहीं किया गया, यानी कि दहेज में मेहर शामिल नहीं होगा। दहेज की परिभाषा दी गई है, तो दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो सभी जितने कानून होते हैं, मूल विधि होती है, सबका सब में ये धाराएं होंगी, 1 2 3 4 सब में होगा। अनुसूचित जनजाति अधिनियम या दहेज वाला अधिनियम या बाल शोषण अधिनियम, सभी में 1 2 3 4 धाराएं होंगी। इसलिए थोड़ा सा याद करने में कंफ्यूजन होता है कि किसके धारा में कौन सा है। तो दहेज की परिभाषा दी गई है, तो धारा 1 विकल्प ए यानी कि धारा 2 में, यानी कहने का मतलब 2 का मतलब आप कोड बना लीजिएगा, शू का मतलब जूता। 2 धारा 2 में, 2 का मतलब शू, यानी जो भी दहेज मांगे उसे आप शू अपना दिखाइए, यानी शू से पीटिए, जूते से पीटिए। आंसर हो गया ए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? दहेज, कुल मिलाकर दहेज वाले का संज्ञान कौन कर सकता है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट? तो हमारा यह आंसर यही है, याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। आंसर हो गया बी। मूल्यवान प्रतिभूति एक शब्द इस्तेमाल किया गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में, मूल्यवान प्रतिभूति। तो ये पूछ रहा है कि मूल्यवान प्रतिभूति का शब्द जो है उस शब्द का अर्थ कहां दिया गया है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में, या धारा 2 के स्पष्टीकरण में, या भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 ही में इसका अर्थ दिया गया है। लेकिन एक तरह से यह भी सही है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में लिखा गया है कि मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ क्या होगा। तो बताया गया कि मूल्यवान, धारा 2 में बताया गया है कि मूल्यवान प्रतिभूति की का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में लिखा गया, यानी कि धारा 30 का उल्लेख कर दिया गया कि वही होगा। क्यों बार बार बताया जाए? क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में इसका उल्लेख किया गया है, तो यह बस बता दिया गया धारा 2 में कि 30 में जो लिखा है वही होगा, यानी कुल मिलाकर सटीक आंसर हमारा सी होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 20 मई 1961। 61 को तो भूलिएगा मत, दहेज लेंगे तो एक साथ मुसीबत में आप पड़ जाएंगे। अब सच्चाई जो भी हो,
दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना है, दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना है। तो आपको पता ही होगा दहेज लेना और देना दोनों ही दंडनीय अपराध है। आंसर हो जाएगा सी। उपहार कह के ले सकते हैं क्या? स्त्री का अशिष्ट रूपण, शुरू में लिखा दिया गया है, स्त्री का अशिष्ट गलत तरीके से निरूपित करना प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? स्त्री का अशिष्ट रूप से प्रतिषेध अधिनियम है आपका 23 दिसंबर 1986। छी किस लिए कहा जा रहा है? छी किसी स्त्री को अशिष्ट रूप से निरूपित करना छी कहने के समान है, और ऐसा है 23 दिसंबर 1986 को। तो डेट भी याद रखिएगा क्योंकि 86 दो विकल्प में भी दे सकता है। बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? तो ऐसा प्रश्न आप नहीं भूलेंगे, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। वर्मा कमीशन। 2013 में जो बलात्कार जघन्य कांड हुआ था उसी के बाद वर्मा कमीशन 2013 में बैठाया गया था। आंसर हो गया ये। घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है? तो जो घरेलू हिंसा करेगा उसे क्या किया जाएगा? तो जो घरेलू हिंसा करेगा उसे 3 का कोड याद रखिएगा। 3 बराबर ट्री का मतलब पेड़। जो भी घरेलू हिंसा करेगा महिलाओं के साथ उसे पेड़ पे लटका दिया जाएगा, बांध कर। फांसी नहीं, फांसी मैं क्यों कहूं, बांध कर लटका दिया जाएगा, बांध कर, फांसी नहीं। जो भी घरेलू हिंसा करेगा उन्हें ट्री में बांध के लटकाया जाएगा, यानी कि धारा 3 में है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश परिवर्तनीय होगा। तो समस्त भारत में जब तक जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था तो हर कानून में यही लिखा रहता था। इससे पहले 2-4 साल पहले इस सब पढ़ते मूल विधि तो सब में यही लिखा रहता, जम्मू कश्मीर को छोड़ के समस्त भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के समस्त भारत में। लेकिन अब आपको मिलेगा देखने को, जम्मू कश्मीर को जब विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया, 370 हट गया, तो अब आपको देखने को यही मिलेगा कि समस्त भारत में। स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? स्त्री का अब लागू, देखिए राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना, अधिनियमित होना अलग बात है और लागू होना दूसरी बात है। तो ये पूछ रहा है कि कब लागू हुआ, तो 86 में तो लागू हुआ था, और स्त्री का अशिष्ट रूपण है ये, तो ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1987। देखिए 86 में अधिनियमित हुआ, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ, लेकिन लागू हुआ 2 अक्टूबर 1987 को। दोनों में अंतर है, दोनों डेट शुरू में आप जाके देख लीजिएगा, जो शुरुआत में मैंने दिखाया था, ताकि एक ही जगह पर आपको देखने को मिल जाए। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम 2013 में, डेट याद रखिएगा 13, वर्मा कमीशन वाला डेट 13। महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण प्रतिषेध, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा, कार्यस्थल, बस इतना शब्द याद रखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण। तो 13 एक अशुभ अंक है, माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि 13 एक अशुभ अंक है। तो सोचिए अगर कार्यस्थल पर, यानी कि जहां पे कार्य किया जा रहा है, कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है या कोई दुकान है, कार्यस्थल पर अगर महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है तो ये अशुभ है। आपका जो कार्यस्थल है वो अशुभ साबित होगा, आपको आपकी तरक्की नहीं हो पाएगी, उस बिजनेस की तरक्की नहीं हो पाएगी अगर महिलाओं के साथ शोषण होगा। तो इसलिए रटने के लिए मैं बता रहा हूं। 2013 आपको याद रहेगा, 13 में क्या हुआ था, तो कार्यस्थल पर शोषण के खिलाफ। आंसर हो गया सी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। फिर मैं याद दिला रहा हूं, घरेलू हिंसा किसके साथ होता है, तो घरेलू महिलाओं के साथ, घरेलू वाइफ के साथ, हाउस वाइफ के साथ। वाइफ मतलब 5 मतलब वाइफ का विस्तार है। तो फिर से आंसर संपूर्ण भारत में। पहले आंसर ये होता था जम्मू कश्मीर के सिवा संपूर्ण भारत में, लेकिन अब आंसर ये हो गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 5 वाइफ की धारा 31(1) का अपराध होगा। तो देखिए
वाइफ के साथ, यानी कुल मिला घरेलू हिंसा करेंगे तो एकदम कठोर सी बात है, तो कॉमन सेंस लगेगा कि बहुत कठोर बात है घरेलू हिंसा, घर के भीतर हिंसा महिला के साथ, तो कठोर बात है। तो कठोर बात है तो एकदम संज्ञेय अपराध है, संज्ञान लिया जाएगा, एकदम संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती है, जमानत भी नहीं होगा, जेल जाना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा भाई, आप लोग सोच समझ के काम करिएगा। अनैतिक व्यापार, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति परिभाषित, इतना शब्द आप उधर भूल जाइए। वेश्यावृत्ति की परिभाषा पूछ रहा है किसमें है, तो सोचिए वेश्यावृत्ति की परिभाषा कौन बताएगा। तो ये धारा 2(1) तो सब में रहता है, सभी कानूनों में। तो इसके अनैतिक व्यापार वाले धारा 2 में 2(च) में है वेश्यावृत्ति की परिभाषा, कैसे रटेंगे। तो वेश्यावृत्ति की परिभाषा कौन बताएगा, तो वेश्यावृत्ति कराने वाले जो चमचे होते हैं, दलाल होते हैं, तो 2 जो चमचे हैं, सोचिए एक ये चमचा है वेश्यावृत्ति का, एक ये चमचा है, ये दोनों चमचे जो है यही वेश्यावृत्ति की परिभाषा बताएंगे। यानी कि जो दलाल होते हैं वही वेश्यावृत्ति की परिभाषा बता सकते हैं, 2 चमचे। अनैतिक व्यापार अधिनियम से क्या मतलब, वयस्क का अभिप्राय क्या दिया गया, तो जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका वो क्या है, वयस्क है। यहां पे विवाह की आयु नहीं पूछी जा रही, याद रखिएगा। विवाह की आयु क्या है, तो लड़की के लिए 18, लड़के के लिए 21। हर जगह आयु थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा याद। अनैतिक व्यापार वाले कानून में वयस्क का अभिप्राय होगा 18 वर्ष की आयु जो पूरा कर चुका हो। और बाल विवाह जो आता है उसके अंतर्गत हम लोग मानते हैं कि 18 साल से नीचे की लड़की और 21 साल से नीचे का लड़का नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाल विवाह माना जाएगा। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, अनैतिक व्यापार वाला डेट याद रखिएगा। अनैतिक व्यापार वाला अधिनियम का डेट है 1956। अनैतिक व्यापार जो करेगा उसका सीना कभी 56 इंच का नहीं हो सकता है। अनैतिक व्यापार करके लोग अपना सीना 56 इंच का कर लेते हैं। अनैतिक व्यापार करके लोग अपना सीना 56 इंच का कर लेते हैं। तो अब देखिए हम लोग मेन प्रश्न पे आते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 वेश्यागृह परिभाषा। देखिए पीछे हम लोग देखे थे जो 2(च) था वो वेश्यावृत्ति की परिभाषा बता रहा था, वेश्यावृत्ति की परिभाषा बता रहा था 2(च), लेकिन यहां पर वेश्यागृह, गृह घर की परिभाषा बता रहा है। तो जब वेश्या घर आ जाए तो घर में, तो सोचिए एक ऐसा घर है जिसमें 2 कबूतर बैठे हैं, उसमें 2 कबूतर बैठे, मैं कबूतर अच्छा नहीं बना पा रहा हूं लेकिन आप समझिएगा, ऐसे देख लीजिए 2 कबूतर बैठे हैं, 2 क। देखिए वेश्यावृत्ति की परिभाषा 2 चमचे बताते हैं यानी 2(च). वेश्यागृह की परिभाषा 2, वेश्यागृह में कौन है तो 2 कबूतर है, क से कबूतर, आंसर हो गया डी। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, तो मैंने बताया था लैंगिक अपराध लैंगिक से संबंधित है। और बालक, तो बालकों का क्या होता है, मुड़न होता है, यानी कि बाल कटाया जाता है, बाल कटाया जाता है। तो इसको मैं बार बार रटा रहा हूं ताकि एक बार कभी ना कभी आपको याद हो जाए। लैंगिक अपराधों से बालक वाला जब आएगा तो बालकों का मुड़न होता है, बाल यानी 12। जब विकल्प देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा 12, 13, 18, 16 दिखा रहेगा, तो 12 देखते ही आपको याद आ जाएगा। तो राष्ट्रपति की कब अनुमति मिली थी इसमें आपको ये बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 19 जून 2012। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार है, फिर से वही आंसर, संपूर्ण भारत में। कोई भी प्रश्न आ जाए संपूर्ण भारत में। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, देखिए अनैतिक व्यापार करने वाले, बार बार मैं बता रहा हूं एक ही बात को ताकि कभी न कभी कैच कर लेता है दिमाग। एक ही बात को कई बार थोड़ी थोड़ी गैप पर अगर रिपीट किया जाए तो साइकोलॉजी है कि दिमाग में वो बैठ जाता है। कोई प्रश्न एक ही बार आपके सामने आएगा तो भूल सकता है, लेकिन वो प्रश्न कुछ कुछ अंतराल पे बार बार आने लगे तो जल्दी भूलता नहीं। अनैतिक व्यापार में आप कभी भी अपना सीना 56 इंच का करके घूमेंगे तो सही बात नहीं है। अनैतिक व्यापार में 56 इंच का सीना होता है लेकिन वो खोखला होता है। ये पूछ रहा है कि कब प्रवृत्त हुआ, प्रवृत्त का मतलब कब लागू हुआ, तो 30 दिसंबर, यानी एकदम साल का अंतिम दिन से एक दिन पहले 30 दिसंबर 1956 को। रटिएगा, रट्टा आपको मारना ही पड़ेगा कुल मिला के। कहीं एक पन्ने पर एक जगह लिख लीजिएगा, उसे बार बार देखिएगा, रटिएगा, क्योंकि कानून और भी ढेर सारे हैं। जो कोई स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986, अब देखिए छी मैंने बार बार बता रहा हूं, स्त्रियों के साथ अशिष्ट, स्त्रियों का अशिष्ट रूपण निरूपित करेगा स्त्रियों को,
तो वो छी कहलाने योग्य है। बार बार मैं बोल रहा हूं एक ही चीज को, याद हो जाए आपको। 86 की धारा 3-4 को उल्लंघन करेगा वो दंडित हो सकेगा 2 वर्ष तक कारावास से 2000 रुपए के जुर्माने तक। हमारा आंसर हो जाता है ए। किशोर न्याय, बताया तो मैंने, किशोर पान खाते हैं 1 जनवरी यानी 31 दिसंबर को ही पान खाते हैं, यानी साल से एक दिन ठीक पहले पान खाते हैं। 15 याद रखिएगा, किशोर वाला प्रश्न आएगा तो पान खाते हैं। किशोर क्या कहते हैं? पान खाते हैं शौक में, आप मत खाइएगा। अधिनियम हुआ था कब? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा क्या? कब अधिनियमित पूछा है, देखिए राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर नहीं पूछ रहा है, कब अधिनियमित हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 31 दिसंबर 2015। और बाद में ये 15 जनवरी 2016 को राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद लागू हुआ था। 31 दिसंबर 2015 डेट आप देख के ठीक से याद करिएगा। लैंगिक परितोष शब्द ध्यान दीजिएगा, लैंगिक परितोष निम्न बातों में नहीं आएंगे। नहीं शब्द है, किसी बालक की जननेंद्रिय का प्रदर्शन करना, यह भी आएगा ही। किसी बालक का उपयोग वास्तविक रूप से नकली लैंगिक, ये भी आएगा। किसी बालक का अशोभनीय, ये भी आएगा। यानी उपयुक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो कि न आए। समझ रहा है प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? उपयुक्त में से यानी कोई हमारा आंसर नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा आंसर नहीं जो नहीं कहलाने योग्य हो। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। लैंगिक बालक, बालक का बाल मुड़न, बाल कटता है, राष्ट्रपति की कब अनुमति मिली? तो राष्ट्रपति की अनुमति मिली, ये शायद प्रश्न रिपीट हो रहा है, 19 जून 2012 को। लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है? देखिए 12, कई बार मैं आपको बताऊं, 12 बालक। तो ये हुआ संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रस्ताव से। किशोर न्याय, किशोर न्याय कब है? मैंने बताया था किशोर क्या खाते हैं? पान खाते हैं। तो मोटा मोटी इतना तो याद रखिएगा, 15 ही है। लेकिन अब पूछ क्या रहा है? लागू पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि कानून का नाम 15 है, लागू तो हो सकता है 16 में भी हो। यानी मैंने बताया था अभी किशोर न्याय क्या था, अब अधिनियमित कब हुआ था? 2015 में, लेकिन ये देखिए लागू कब हो रहा है? तो 15 जनवरी 2016 को, अभी मैंने बताया था। आंसर हो गया सी। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012। निम्न उद्देश्य नहीं है, कौन सा उद्देश्य? हाँ ना पर विशेष ध्यान दीजिएगा परीक्षा में। लैंगिक हमला रोकने के लिए, ये तो है ही। लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य रोकने के लिए, सही है। बालकों को अपराधी बनने से रोकने हैं, तो ये नहीं है, ये सामान्य बात है। बालकों को अपराधी बनने से रोकने के नहीं है, इसका नाम ही है लैंगिक। लैंगिक अपराध रहेगा, उससे संबंधित है ये सिंपल अपराध है, बालकों का अपराधी बनना। लैंगिक अपराध इसमें नहीं है। लैंगिक शब्द देखिए सब में है, लैंगिक लैंगिक लैंगिक, इसमें लैंगिक नहीं है, तो हमारा आंसर यही है सी। किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक का कोई वस्तु दिखाना माना जाएगा, क्या माना जाएगा? कुल मिला के इसका शब्द है, कहां गया? बालक का अश्लील, कहां गया? अश्लील चित्र प्रदर्शित करना, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा। अपहानिकर प्रकाशन की परिभाषा इस अधिनियम में दी गई है। अपहानिकर प्रकाशन की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, धारा 2 क में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में अवयस्क की परिभाषा किसमें दी गई है? अवयस्क यानी कि 18 साल से कम की लड़की, 21 साल से कम का लड़का वाली परिभाषा किसमें दी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 2 च में। यानी अभी बच्चा च से चम्मच से तो खाना खा रहा है, अभी बच्चा जो है चम्मचों से, 2 चम्मचों से खाना खा रहा है। चलिए अभी बच्चा तो 2 तो समय विकल्प में रहेगा, चम्मचों से खाना खा रहा है, तो अभी बात बच्चा है, बालक है, अवयस्क है। अवयस्क कब है? जब तक वो चम्मच से दूध पी रहा है। आंसर अच्छा बी है, आंसर है बी, 2 चम्मच। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बालक पुरुष के संदर्भ में आयु निर्धारित है। बाल विवाह प्रतिशत में पुरुष की आयु जो है वो मैंने बार बार बता रहा हूं कि 21 वर्ष से कम होगी, वो अवयस्क माना जाएगा। 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी, 21 वर्ष से कम। बाल विवाह प्रतिशत बालक पुरुष के संदर्भ में आयु निर्धारित है, यानी बालक माना जाएगा। बाल कल्याण समिति में कौन सा सदस्य होंगे? बाल कल्याण समिति में कौन से सदस्य होंगे? समिति में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, सही है। समिति के सदस्यों में एक महिला सदस्य होना चाहिए। सीआरपीसी की तरह समिति के सदस्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, ये सही है। यानी लग रहा है कि आंसर डी होना चाहिए, डी है। बाल विवाह शून्य कराने की याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकेगी? बाल विवाह जो हुआ है उसको शून्य घोषित कर दीजिए, माना ही नहीं जाएगा विवाह। किसके द्वारा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जिला न्यायालय। कम से कम जिला न्यायालय में आपको जाना है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? तो बाल विवाह जो है प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित पूछ रहा है। और एक होगा राष्ट्रपति का सिग्नेचर कब हुआ। दोनों प्रश्नों में अंतर है। आंसर है इसमें बी, 10 जनवरी 2007 को। याद रखिएगा, बाल विवाह एक दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, तो दहेज प्रतिषेध अलग है, बाल विवाह अलग है, दोनों अलग अलग बातें हैं। बाल विवाह आएगा तो आपको 7 याद रखना है। कहां गया ये 7? 7 बच्चों को अंडे का, हरी सब्जियों का, दूध का सेवन करना चाहिए। बाल विवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए, सेवन करना चाहिए। अंडे का, दूध का, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। 10 मतलब हेन, हेन मुर्गी के अंडे का सेवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो बाल विवाह करने वाले हैं उन्हें बाल विवाह ना करके 10 मतलब हेन मुर्गियों के अंडे का सेवन करना चाहिए। खैर आप रट्टा मार लीजिएगा, लिख लिख के रट लीजिएगा। विशेष गृह में, विशेष गृह शब्द रटिए, विशेष गृह अलग है और अभी एक शब्द आएगा वो अलग है। ये विशेष गृह विशेष है, स्पेशल है, स्पेशल। तो ऐसे किशोर जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे किशोर जो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष कर दिए गए हैं, सिद्ध दोष याद रख दिया, सिद्ध दोष कर दिए गए हैं। जो सिद्ध दोष हो जाएंगे, आरोप सिद्ध हो जाएगा, उसे विशेष गृह में रखा जाएगा। फिर से देखिए, जो आरोप जिसका सिद्ध हो जाएगा अपराध, उसे ही स्पेशल घर में रखा जाएगा, विशेष गृह में रखा जाएगा। और जिस पे अपराध नहीं सिद्ध हुआ है उसके लिए अलग जगह है। देखिए क्या नाम है इसका, संप्रेक्षण गृह में किसको रखा जाएगा? संप्रेक्षण, अभी संप्रेक्षण किया जा रहा है। विधि के अंदर दंड पाएगा किशोरों को नहीं, विधि विरोधी किशोरों को जिसने विरुद्ध जांच लंबित है, अभी जांच लंबित है, अभी यानी कि जांच चल रही है, उसको संप्रेक्षण गृह में। आंसर हो गया बी। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विरुद्ध किए गए अपराधों के दंड की व्यवस्था किस अधिनियम में यानी की गई है? अनुसूचित जाति जनजाति। तो अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जो कार्रवाई करेगा एससी और एसटी के खिलाफ जो भी करेगा उसे उसके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए? तो फिर से वही ट्री में बांध के लटका देना चाहिए। एससी एसटी के साथ जो बुरा बर्ताव करेगा उसे मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, ट्री में बांध देना चाहिए। फांसी नहीं है ये, बांध देना चाहिए, जैसे बांधिए। 3 मतलब टी। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में सामाजिक बहिष्कार से क्या मतलब है? कुल मिलाकर सामाजिक बहिष्कार शब्द याद रखिए। रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्तियों को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए, सामाजिक संबंधों में से रहने के लिए, अन्य व्यक्तियों से अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इनकार करना। धारा 2 अंग ख के अधीन परिभाषित बहिष्कार। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त। सभी आंसर हो गया डी। सबको आप ध्यान से देख लीजिएगा, एबीसी को। दो 2006 के संबंध में पूछ रहा है कि अधिनियम के अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर जो शादी के लिए समय बच्चा था या प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य है, जिला अदालत में वयस्कता प्राप्त करने के 3 वर्षों के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्यता की एक आज्ञापित प्राप्त कर सकती है। दूसरा है, एक आपत्ति देने के समय जिला अदालत दोनों पक्षों और उसके माता पिता या अभिभावक
को अन्य पार्टी धन, सोना, गहने, उपहार, अन्य मूल्यवान वस्तु को लौटाने का आदेश दे सकता है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए। केवल क्यू सही है, पी गलत है, यानी ये गलत है और ये वाला सही है। बाल विवाह में संतानों की अभिरक्षा किसे मिलेगी? बाल विवाह होता है तो जो संतान होते हैं उनकी अभिरक्षा किसको मिलेगी? बाल विवाह के पक्षकारों या माता पिता को? केवल माता पिता को नहीं, केवल स्त्री नहीं, केवल पुरुष पक्षकार को नहीं, बाल विवाह के पक्षकारों या माता पिता को। आंसर हो गया ये। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, डेट याद रखिए। SC/ST एक्ट 1989, 89 मतलब नवा मतलब झुकाओ सिर, यानी कि न झुकाओ सिर। 89 नहीं झुकेगा सिर, SC/ST का अब नहीं झुकेगा क्या? सिर। 89 नहीं झुकेगा, 89 नवेगा नहीं सिर, नवेगा नहीं सिर किसका? SC/ST का। SC/ST अधिनियम याद रखिएगा, नहीं झुकेगा सिर। 89 उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों को जानबूझकर उपेक्षा करने के निम्न से कौन सा दंड का भागी होगा? कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, ऐसे लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, यानी कि ऐसे कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं होगा, उसके लिए है ये। निम्न में से किसे 2015 में एक संशोधन के माध्यम से SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया? यानी पूछ रहा है SC/ST एक्ट में 2015 में क्या किया गया, क्या जोड़ा गया? तो क्या पहला है किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जनजाति की महिला को समर्पित करने की प्रथा, या अनुसूचित जाति जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा स्थल की स्वास्थ्य में प्रवेश, जनता के लिए खुला और शिक्षा स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश निषेध है? तो ये इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि दोनों ही सही हैं। किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो ये प्रश्न ऐसा है जो मूल विधि के लिए भी खास है और संविधान के लिए भी खास है। तो ऐसा कोई भी बड़ा बात होगा, अनुसूचित जाति को कुल मिलाकर इसे अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। भले ही वो मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करेगा, लेकिन कुल मिला के यही कहा जाएगा कि राष्ट्रपति के पास है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अपराध निषेध अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है? यानी SC/ST एक्ट के अंतर्गत अधिकतम दंड क्या होगा? तो छोटा मोटा नहीं, इतना तक पहुंच जाइए। अंत में सबसे बड़ा दंड मृत्युदंड ही है। आंसर हो गया सी। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में विशेष न्यायालय से अभिप्रेत क्या है? विशेष न्यायालय। तो विशेष न्यायालय से मतलब है यहां पर सेशन न्यायालय, सत्र न्यायालय। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में लोक सेवक परिभाषित है तो 2 के तहत, धारा 2 के तहत। परिभाषा वैसे भी जो होती है ज्यादातर धारा 1 या 2 ही में होता है, इतना कम से कम दिमाग में रखिएगा। तो हमारा आंसर है 2। यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि की सजा से दंडित किया जा सकता है? तो उसे अधिकतम 12 महीने की सजा दी जा सकती है। हमारा आंसर हो गया ये, यानी 1 साल तक की सजा हो सकती है लोक सेवक को। SC/ST एक्ट में आश्रित से क्या मतलब है? आश्रित से, SC/ST एक्ट में आश्रित से क्या मतलब है? पति पत्नी, तो ये है ही। बालक माता पिता भाई बहन, ये भी है। जो पीड़ित पर अपनी सहायता या भरण पोषण के लिए पूर्णतः आश्रित, ये भी है। यानी हमारा आंसर है डी।
SC/ST एक्ट अधिनियम में पीड़ित, सेम प्रश्न रिपीट है, इसमें भी हमारा आंसर होगा डी ही। बालक के विवाह करने वाले पुरुष वयस्क को दंडित किया जाएगा। क्या कितना? 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना, 2 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख जुर्माना, इतना बहुत है बालक के लिए। 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख जुर्माना। बालक के विवाह करने वाले पुरुष वयस्क को दंडित किया जाएगा, 2 साल का कारावास या 1 लाख जुर्माना। आंसर हो गया बी। बाल विवाह में महिला के, जिसकी विवाह हुई है, भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होगी भाई? तो अवयस्क पुरुष पक्षकार की, सही लग रहा है। अवयस्क पुरुष होने पर उसके माता पिता की, तो ये भी सही लग रहा है। यानी हमारा आंसर हो गया डी, बी अथवा बी और सी दोनों, यानी कि बी, ये नहीं। वयस्क पुरुष की, अवयस्क कैसे करेगा? अवयस्क है तो वो कैसे खर्चा उठाएगा? अवयस्क पुरुष होने पर उसके माता पिता की, और वयस्क है तो उसके पुरुष की, यानी आंसर हो गया डी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, याद रखिएगा इसका डेट। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, इस अधिनियम का डेट है 2006। भले ही ये 7 में लागू हुआ हो, लेकिन डेट है इसका 6। व्यादेश कौन जारी कर सकता है? कोई भी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, तो प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। बाल विवाह बराबर प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। किन परिस्थितियों में अवयस्क का विवाह आरंभ से शून्य होगा? किन परिस्थितियों में अवयस्क का विवाह प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा? यदि अवयस्क बालक को विधिपूर्वक संरक्षकता में से ले जाया जाता है, उसे ले जाने के बल का प्रयोग किया जाता है तो भी, विवाह के प्रयोजन से विक्रय कर दिया जाता है तो भी, अनैतिक व्यापार, यानी कुल मिलाकर उपयुक्त सही होगा आंसर। आंसर हो गया डी। बाल विवाह के अनुष्ठान को करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाला दंडित होगा। जो बाल विवाह के अनुष्ठान को करने के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है उसको 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख जुर्माना। आंसर हो गया ए। निम्न से कौन सा कथन गलत है? यानी गलत क्या है? भारत में SC/ST की सूची राज्य विशिष्ट है जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है। पूछ रहा है कौन सा गलत है, याद रखिए गलत पूछ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में पंजाब में अनुसूचित जाति आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर हो गया डी। केवल क्यों गलत है? केवल क्यों गलत है का मतलब ये वाला गलत है। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। यूपीएसआई देखिए मेंस में पूछा गया है, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यानी भारतीय दंड संहिता IPC। घरेलू हिंसा 2005, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो इसका नाम तो 5 है, आपने देखा एक घरेलू महिला यानी कि हाउसवाइफ, लेकिन लागू हुआ पूछा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। कानून का नाम है 5, लागू हुआ लेकिन 6 में। 2 अलग अलग डेट होते हैं तो थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होता है। भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? कौन सा जो तथ्य है वो जिम्मेदार नहीं है? तो विधवा पुनर्विवाह से महिलाओं की खराब दशा थोड़ी होगी, इससे तो महिलाओं की अच्छी दशा होगी, यानी यही जिम्मेदार नहीं है। ये तो अच्छी बात है महिलाओं के लिए। युद्ध क्षेत्रों में यौन हिंसा, युद्ध क्षेत्रों में यौन हिंसा हो जाती है, तो इसको रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए वैश्विक सम्मेलन कहां हुआ था? तो हमारा आंसर हो गया ए, लंदन में हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 19 जुलाई 2012 के एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी? देखिए इसमें मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं कई किताबों से मिला कर लिया है, ताकि आपका कोई प्रश्न जल्दी जो इंपॉर्टेंट है वो छूटे नहीं। इसलिए आप इन सब प्रश्नों को जरूर पढ़ के परीक्षा में जाइएगा, और इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। अब वहां से चाहें तो ले सकते हैं, या इसका भी स्क्रीनशॉट भी आप लेकर काम चला सकते हैं। तो बलात्कार शब्द अच्छा नहीं माना जाता था, अब ज्यादा बेकार शब्द अब इस्तेमाल माना जा गया है, तो इसके जगह पे अब इस्तेमाल किया गया कौन सा? तो इसके लिए माना गया शब्द
यौन अपराध। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ दिया गया है? यानी एससी एसटी एक्ट में 2015 में क्या जोड़ा गया है? आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना, एक जैसा बात है। महिला ढोना, पशु या मानव उठाने के लिए बाधक करना, यह भी एक ही जैसी बात है। अनुसूचित एससी एसटी जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना भी गलत बात है। किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अनुसूचित जनजाति के लिए, तो ये भी गलत बात है। यानी इसमें से लेकिन शामिल किसे किया गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मैला ढोने वाली जो बात है, काफी समय तक देसी लैट्रिन हुआ करता था, तो मैला उसमें ढोया जाता था, गंदगी लैट्रिन ढोला जाता था अपने सर के ऊपर, महिलाओं के, खासतौर से महिलाओं के द्वारा या पुरुषों के द्वारा। तो और उसे जो पशु मर जाते थे उन्हें भी उठाने के लिए बाध्य किया जाता था। तो इसे 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। हमारा आंसर हो जाता है बी। ने वनवासी अनुसूचित जनजातियों को एफडीएसटी के वन अधिकारों को मान्यता दी और एफडीएसटी के लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिया। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब यानी यहां पर हमें क्या भरना है? वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, यहां पे भर दीजिए। वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम ने वनवासी अनुसूचित जातियों जनजातियों के अधिकारों की मान्यता दी। भारत सरकार की वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों का संरक्षण करना है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो, और उनके अलावा किशोरों को जो कानून का उल्लंघन करते हैं और वो बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं उनका संरक्षण इस योजना का एक अंग है। तो किसका अंग है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, समेकित। याद रखिएगा ये वाला आंसर नहीं होगा, इसको मत रट लीजिएगा, इसको भी मत रटिएगा। समेकित शब्द याद रखिएगा, समेकित उसमें रहेगा। समेकित बाल संरक्षण योजना, इसके अंतर्गत क्या है? बच्चों का संरक्षण शब्द रहेगा, देखभाल सुरक्षा, संरक्षण देखभाल सुरक्षा। किशोरों को कानून का उल्लंघन करते हुए बच्चों की परिस्थितियों में जिनका संरक्षण शब्द आएगा, संरक्षण देखभाल सुरक्षा, समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत। घरेलू हिंसा यानी 2005 हिंसा स्थिति का संरक्षण 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो कुल कितने धाराएं हैं इसको रट लीजिएगा, 5 अध्याय। तो आसान से रट सकते हैं। 2005 अधिनियम का नाम भी है, अध्याय भी 5 है, लेकिन धाराएं हैं 37। वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय महिला कोष, समानता एवं समावेशन केंद्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय महिला कोष। निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला कोष, याद रखिए क्या शब्द आएगा? कोष शब्द आएगा की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य है ऐसी गतिविधियों का कार्यभार बना जिसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराएगा। तो जरूर कोई ना कोई कोष होगा, तो रट लीजिएगा, राष्ट्रीय महिला कोष के द्वारा ऋण उपलब्ध कराएगा। अब अगला प्रश्न है, 1992 में स्थापित महिलाओं के हितों की सुरक्षा और प्रचार के जनादेश के साथ सांविधिक निकाय और भारत का एक शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का संगठन कौन सा है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आयोग शब्द रहेगा, संगठन नहीं, केंद्र नहीं, विभाग नहीं, आयोग शब्द है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, महिला राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसी की बात चल रही थी पिछले प्रश्न में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता तथा प्रत्येक सदस्य की अधिकतम कार्यकाल कितना है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 3 वर्ष। 5 वर्ष नहीं, लोकसभा नहीं है, विधानसभा नहीं है कि 5 साल, 3 वर्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग 3 वर्ष। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार करे उसे क्या मैंने बताया था? पेड़ से बांधने के लिए। तो ट्री याद रखिएगा, 3 वर्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्षता तथा प्रत्येक सदस्य की अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष।
घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अनुसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। कौन? मात्र संरक्षण अधिकारी के रूप में अनुरोध करने पर, मात्र किसी मजिस्ट्रेट का अनुरोध करने पर, किसी पुलिस अधिकारी का अनुरोध करने पर। तो इन सब से क्या मतलब है? जिसको चाहिए यानी पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध करने पर ही उसे आश्रय दिया जाएगा, बाकी लोगों के नहीं। आंसर हो गया डी। कौन सी धारा स्त्री के अशिष्ट रूपण करने वाली विज्ञापनों पर रोक लगाती है? विज्ञापन शब्द आएगा, याद रखिएगा, विज्ञापनों पर रोक लगाती है। तो विज्ञापनों पर रोक लगाने वाली है धारा 3, यानी स्त्रियों के साथ अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापन जो लगाते हैं, दिखाते हैं, उन्हें ट्री में बांध देना चाहिए। विज्ञापन दिखाने वालों को ट्री में बांध देना चाहिए। लेकिन अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन और डाक से भेजे तो उसे डोर पे ही पकड़ लेना चाहिए। डोर मतलब फोर मतलब डोर, दोनों में अंतर है, याद रखिए। विज्ञापन शब्द आएगा तो 3, पुस्तकों, पत्रिकाओं और डाक की बात आएगा, डाक द्वारा, तो 4 को टिक करिएगा। स्त्री के अशिष्ट रूपण से अभिप्राय क्या है? इसका मतलब क्या होता है? स्त्री का यानी महिला का अशिष्ट रूपण यानी कि खराब रूप से प्रदर्शित करना है। स्त्री का ऐसा वर्णन जो दुराचार, भ्रष्टाचार, लोक दूषण और नैतिकता को हानि पहुंचाए। सही है। स्त्री के चरित्र को कलंकित करने वाली आकृति, भी सही है। स्त्री के शरीर को ऐसे रीति से वर्णन करे जो उसके शिष्ट होने को कम कर दे, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सही है। नियम बनाने की शक्ति स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है, याद रखिएगा। मैंने बताया था अशिष्ट रूपण जो करते हैं स्त्रियों के साथ उनको छी कहना चाहिए। 86 किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, केंद्र सरकार को। तो हमारा आंसर हो गया सी, केंद्र सरकार को। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 या 4 के उपबंधों का कोई व्यक्ति दोबारा उल्लंघन करता है, एक बार तो किया ठीक है, दोबारा करने पर दंड बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऐसा कारोबार जो 6 माह से कम का ना हो, यानी 6 माह से अधिक का हो, और किंतु 5 वर्ष यानी 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक का हो, और 10,000 रुपए से कम ना हो, यानी 10,000 से ऊपर, 10,000 से लेके यानी 1 लाख तक का जुर्माने से संबंधित है। हमारा आंसर हो गया बी। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 7 धारा 7(1) के लिए दिए गए लोक स्थान में कितनी दूरी के अंतर्गत वेश्यावृत्ति प्रतिषेध है? बस इतना याद रखें, बाकी सब छोड़ दीजिए। लोक स्थान का मतलब यह हुआ कि जैसे कोई पूजा घर है, मंदिर है, या अस्पताल है, या कोई स्कूल कॉलेज है, तो उसके कितने दूरी के अंतर्गत वेश्यावृत्ति एकदम प्रतिबंधित है। तो इसमें हमारा आंसर बहुत छोटा सा है, दूरी बहुत कम है, 200 मीटर, केवल 200 मीटर तक ही प्रतिबंधित है, उसके बाद यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपना घर, बहुत लोग घर देते हैं क्षेत्रों में, अपना घर वेश्यावृत्ति पर देने के लिए दंडित हो चुका है, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आता, पैसे के लालच में पुनः अपना घर किसी दूसरे को वेश्यावृत्ति के लिए देता है, तो वह दंडित होगा। तो दूसरी बार जो काम करेंगे तो उसके लिए तो दंड बढ़ेगा ही। तो आंसर हो जाएगा 2 वर्ष न्यूनतम कारावास से, जो कि 5 यानी 2 वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष तक हो सकता है, और 2000 जुर्माना। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह, जो व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह वेश्यावृत्ति, इतना ही देखिए, जो व्यक्ति अपना जीवन ही चलाता है वेश्यावृत्ति से, वह दंडित होगा। किस धारा के अंतर्गत? तो उसके लिए धारा बनाई गई है धारा 4। अल्प व्यय व्यक्ति से अभिप्राय है। तो देखिए, बाल विवाह में पुरुषों की आयु 21, महिला की 18, लेकिन यहां पे अल्प वय व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। तो थोड़ा सा संविधान में अलग अलग जगह पे अलग अलग आयु का थोड़ा सा डिसबैलेंस है। तो यहां पर आपको याद करना है क्या? अब यहां पे 21 नहीं आपको याद करना है,
अल्पवय, इस अल्पवय की परिभाषा में कौन आएगा? तो 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति आएगा। थोड़ा सा दिमाग ठीक से रख याद कर लीजिए। अल्पवय वाला है तो किसे माना जाएगा? 20 वर्ष से कम। बाल विवाह वाला किसे माना जाएगा? तो अगर पुरुष है तो 21 वर्ष से कम हो। अपहानिकर प्रकाशन से अभिप्राय नहीं है। अपहानिकर प्रकाशन से अभिप्राय नहीं है किसका? तो ऐसी पुस्तक पत्रिका का, समाचार पत्र का प्रकाशन हो जो सामान्य जानकारी देते हो। तो सामान्य जानकारी यानी जीके, तो जीके की पुस्तिका पर रोक नहीं है। सही बात है, हानिकारक नहीं माना जाएगा। तो हमारा आंसर यही है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। राज्य किससे परामर्श के बाद प्रकाशन को अपहानिकारक प्रकाशन के रूप में अधिसूचित कर सकता है? किससे करें? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता के परामर्श से ही किसी प्रकाशक को अपहानिकर प्रकाशक के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल परामर्श से करेगा कौन? ये नहीं, उसके परामर्श से। अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956, डेट याद रखिएगा। अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम क्या है? 1956। अपहानिकर प्रकाशन करेंगे तो आपका 56 इसका छीना नहीं होगा। तो इसके लिए डेट पूछ रहा है, तो डेट क्या है? तो डेट है यहां पर विकल्प सी 28 दिसंबर 1956। भीख मांगना परिभाषित है। देखिए क्या क्या चीजें मूल विधि में परिभाषित है, यहां तक कि भीख मांगना भी परिभाषित है। भीख मांगना किसमें परिभाषित है? तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 2(8) में। रट लीजिए, रटने के लिए चाहे तो आप 28 से रट लीजिए आसानी के लिए। 2(8) नहीं याद हो रहा है तो या तो 2 का घन याद रख लीजिए, 2 दूना के 4, दूना के 8। 2 का घन क्या है? भीख। भीख मांगना क्या है? भीख मांगेंगे तो आपका पैसा 2 का घन में बढ़ेगा। या तो आप 28 के रूप में याद कर लीजिए, दोनों में से जो अच्छा लगे। किशोर न्याय 2015 वाला, किशोर लोग क्या खाते हैं? पान खाते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? किशोरों के विकास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, संरक्षण एवं उपचार के लिए तथा सर्वोत्तम हित हेतु न्याय निर्णय में शिशु मैत्री दृष्टिकोण अपनाने के लिए उपयुक्त सभी लग रहा है। सारी अच्छी बातें हैं तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार जो करेगा, खैर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति से अभिप्राय क्या है? यानी वेश्यावृत्ति से क्या अभिप्राय है? व्यक्तियों का लैंगिक शोषण या दुरुपयोग। अब यहां पर लिखा है वाणिज्यिक यानी व्यापार के लिए प्रयोजन हेतु लैंगिक शोषण एवं दुरुपयोग, तो यही सही है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। तो ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। हमारा आंसर था, आपको याद होगा, पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर ही उसे आश्रय दिया जाएगा, बाकी के कहने पे नहीं। कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं होता है? तो मैंने बताया था मौखिक दुरुपयोग होता ही है, भावनात्मक दुरुपयोग होता ही है, आर्थिक दुरुपयोग होता ही है और लैंगिक दुरुपयोग होता ही है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, मानसिक दुरुपयोग नहीं होता है। मानसिक दुरुपयोग शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों का लिंक PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।